पूरे शहर में चुटिया कटने की अफवाहें जोरों पर थीं। लोग डरे हुए थे। टीवी के जरिए भी लगातार इन अफवाहों को हवा दी जा रही थी कि कई इलाकों से औरतों की चुटिया कटने की खबरें आ रही थीं। कोई टीवी चैनल इसके पीछे चुड़ैल का हाथ बता रहा था, तो कोई पाकिस्तान और चीन की साजिश बता रहा था। इन खबरों को देखकर लोग और डर गए थे। मेरे पति राहुल रेलवे में थे और गोरखपुर में उनकी पोस्टिंग थी। पटना के पास एक छोटे से कस्बे किशनपुर में मेरी ससुराल थी। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल ज़्यादा दिनों तक नहीं रही और अपने पति के पास गोरखपुर आ गई। पिछले साल जब मेरे देवर प्रकाश की शादी हुई थी, तब मैं कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल किशनपुर गई थी और शादी के तुरंत बाद ही गोरखपुर लौटकर आ गई थी। 2 साल गोरखपुर रहने के बाद राहुल का ट्रांसफ़र होने वाला था, इसलिए राहुल के कहने पर मैं कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल किशनपुर आ गई। मेरे छोटे से कस्बे किशनपुर में चुटिया कटने की 2-4 वारदातें हो चुकी थीं। किसी औरत के साथ इस तरह की वारदातें हमेशा घर के अंदर ही होती थीं और जब औरत घर में सो रही होती थी तो कोई चुड़ैल उसकी चुटिया काट कर गायब हो जाती थी। जब औरत सोकर उठती तो उसे ज़मीन पर उसकी चुटिया कटी हुई मिलती। लोगों का मानना था कि यह सब कलयुग का प्रकोप है। बुरी आत्माएं चारों ओर फैल चुकी हैं और वही बुरी आत्माएं औरतों की चुटिया काट रही हैं। लेकिन मैं मनोविज्ञान की छात्रा होने के कारण इन सब बातों को नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि औरत खुद ही अपने बालों को काटकर शोर मचाती है कि उसकी चुटिया कट गई। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह था कि जिन औरतों को घर में कोई नहीं पूछता था, ऐसे करने से वह औरत चर्चा के केंद्र में आ जाती थी और सैकड़ों लोग उसके बारे में बातें करने लगते। या फिर घर का ही कोई सदस्य मौका पाकर औरतों की चुटिया काट देता था। इसके पीछे भी वही मनोविज्ञान काम कर रहा था। जब अफवाहें फैलती हैं तो लोगों को इन अफवाहों में मज़ा आने लगता है और फिर हर आदमी इस तरह के झूठ का हिस्सा हो जाता है। मीडिया को बैठे बैठे काम मिल जाता है और टीआरपी के चक्कर में ऐसी अफवाहों से लोगों को सचेत करने की बजाय मीडिया खुद ही अफवाहों का बाजार गर्म करने में लग जाती है। किशनपुर के मेरे छोटे से कस्बे में ही 4 वारदातें हो चुकी थीं। मेरे पति 3 भाई थे और तीनों ही बाहर रहते थे। घर में मेरी बड़ी जेठानी कुसुम, मेरी देवरानी नेहा और मेरी ननद प्रीति के अलावा मेरी बूढ़ी सास रहती थी। मेरे जेठ विजेंद्र ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, इसलिए वो घर पर कम ही रहते थे। मेरे देवर प्रकाश पटना में रहकर जॉब कर रहे थे और शनिवार इतवार को घर आते थे। राहुल की जब तक नई जगह पोस्टिंग नहीं हो जाती, मुझे किशनपुर में ही रहना था, इसलिए मैं गोरखपुर वाला किराए का मकान पूरी तरह खाली करके किशनपुर आ गई थी और यहाँ रहकर राहुल की ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रही थी। घर में कुल मिलाकर 3 ही कमरे थे, इसलिए मेरे किशनपुर आ जाने से घर छोटा पड़ गया था। बरसात के बाद घर में कंस्ट्रक्शन का काम होना था। घर के बाहरी हिस्से में ईंटें, बालू और सीमेंट रखे हुए थे, इसलिए मेरी सास घर के आंगन में बने एक कमरे में सोती थी। यह कमरा ऐसा था कि यहाँ कोई भी आसानी से पहुँच सकता था। दरअसल यह घर का वो हिस्सा था जो कभी बैठक हुआ करता था, इसलिए मेरी सास के इस कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं था। सोमवार से शुक्रवार तक नेहा सास के पास सोती। शनिवार को नेहा के पति प्रकाश घर आते तो 2 दिन नेहा और प्रकाश मेरे कमरे में रहते और इस बीच मैं अपनी सास के पास सोती। एक दिन पड़ोस से खबर आई कि जानकी चाची की चुटिया कट गई। पूरे किशनपुर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अगली सुबह ही पता चला कि मेरी देवरानी नेहा की चुटिया कट गई। वो सासू माँ के पास सो रही थी। सुबह उठी तो उसके बाल पलंग के नीचे बिखरे हुए थे। मेरी सास डर के मारे रोने लगी थी। मेरी जेठानी सासू माँ को संभालने में लगी थी। घर में दिन भर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इस घटना के बाद मेरी सास पूरी तरह से धार्मिक हो गई। वो सुबह सुबह उठकर भजन करती, घर के कुल देवता को भोग लगाती और दोपहर तक रामचरितमानस खोलकर बैठी रहती। दोपहर के बाद थोड़ा सा खाना खाकर वो सो जाती और फिर शाम होते ही उनके अंदर का भक्त जाग जाता और वो फिर से भजन में लग जाती।
शनिवार को प्रकाश घर आया तो नेहा और प्रकाश दोनों मेरे कमरे में चले गए और रात को मुझे अपनी सास के पास सोना पड़ा। सुबह जब मेरी सास के रोने की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी तो मैं झट से उठी और देखा कि मेरी सास की चुटिया कट चुकी थी। जमीन पर बाल ही बाल बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर में मेरी जेठानी कुसुम और देवरानी नेहा भी वहाँ आ गई। दोनों को जब माँ की चुटिया कटने की बात मालूम चली तो दोनों ही माँ को संभालने में लग गए। मेरी जेठानी कुसुम ने मुझसे पूछा, रात को तुम माँ जी के साथ सोई थी ना? कोई आया और माँ जी के बालों को काट कर चला गया, तुम्हें पता ही नहीं चला? मैंने कहा, दीदी यकीन मानो मुझे कुछ पता नहीं चला। अपनी माँ के कमरे से रोने की आवाज़ सुनकर थोड़ी देर में प्रीति भी वहाँ आ गई और कहने लगी, क्या हुआ माँ, इतना क्यों रो रही हो? इतना सुनना था कि मेरी जेठानी ने झट से जवाब दिया, प्रीति तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? देखो पलंग के नीचे, ज़मीन पर देखो, माँ जी के सुंदर बाल ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। प्रीति ने जब माँ जी के पलंग के नीचे की ओर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। वहाँ बालों का ढेर लगा हुआ था। मैंने उन बालों को हाथ लगाया ही था कि मेरी जेठानी कुसुम ने कहा, उन बालों को अभी हाथ मत लगाना, मैंने तुम्हारे जेठ को कॉल कर दिया है। वो बोले हैं कि जब तक पड़ोस के गांव से हमारे गुरुजी नहीं आ जाते तब तक कोई भी माँ जी के कटे हुए बालों को हाथ नहीं लगाएगा। थोड़ी देर में ही हमारे घर फिर से लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। लोगों को देखकर माँ जी की और ज़ोर से रोने लगती और मेरी जेठानी एक एक आदमी को पूरा वाक़या सुनाती। दोपहर तक गुरुजी आ गए और उन्होंने शाम तक घर में विधि विधान किया और मेरी सास से दक्षिणा लेकर विदा हो गए। पूरे दिन मेरे कस्बे में मेरी सास की चुटिया कटने की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लोगों का मानना था कि मेरे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जिसने पहले मेरी देवरानी की चुटिया काट दी और अब मेरी सास के भी बाल कुतर दिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती थी। मुझे लगता था कि यह घर के किसी सदस्य या अड़ोस पड़ोस के किसी शख्स की शरारत थी। मेरे पति राहुल बेहद सुलझे हुए इंसान थे। वे भी मेरी तरह ही किसी घटना के पीछे के कारणों को जाने बिना यूं ही नहीं मान लेते थे। इसलिए घर के लोग किसी भी धार्मिक काम में उनकी राय लेना पसंद नहीं करते थे। लेकिन मेरे लिए तो हर बात पर उनकी राय बेहद ज़रूरी होती थी, क्योंकि उनकी बातें पूरी तरह तर्क पर आधारित होती थीं। रात को घर के सारे काम से फारिग होने के बाद मैंने अपने कमरे में गई और अपने पति राहुल को फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी। वो बोले, वंदना, मैं जानता हूँ कि नेहा और माँ जी के साथ हुई इस घटना के पीछे किसी बुरी आत्मा का हाथ नहीं था, बल्कि यह किसी इंसान की ही शरारत है। अगर यह इंसान घर का कोई सदस्य है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि अगर इस घटना के पीछे कोई बाहरी आदमी हुआ तो यह बेहद गंभीर मामला हो सकता है। जो आदमी घर में घुसकर माँ के बालों को काट सकता है, वो घर में घुसकर किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता है। मैंने कहा, घर में हम 5 औरतों के अलावा है ही कौन? कुसुम भाभी का बच्चा तो अभी 3 साल का ही है, वो ऐसा कर नहीं सकता। फिर ऐसा कौन कर सकता है? मुझे तो लगता है कि यह किसी बाहरी शख्स का ही काम है, जो रात के अंधेरे में चार दीवारी को लांघकर घर में घुसा। राहुल ने कहा, वंदना, तुम पढ़ी लिखी हो, इस वक्त तुम समझदारी से काम लो और किसी भी तरह पता लगाने की कोशिश करो कि नेहा और मेरी माँ के बालों को काटने वाली वो चुड़ैल कौन है। मैं भैया से कह देता हूँ कि प्रकाश को घर में रख कर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करवा लें, ताकि रात बिरात घर में किसी बाहरी के घुसने का डर खत्म हो जाए। मैंने पूछा, तुम्हारे ट्रांसफ़र का क्या हुआ? राहुल ने कहा, वंदना, इतना तो कंफर्म है कि मुझे अब लखनऊ में पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। मैंने कहा, राहुल, यहाँ तुम कितना भी बड़ा महल बनवा दो, लेकिन मुझे किशनपुर में नहीं रहना है। जल्दी से लखनऊ की पोस्टिंग लो और मुझे बुला लो। 1 सप्ताह बीत चुके थे। एक दिन सुबह मैंने चाय बनाई और 1 कप चाय हाथों में लेकर अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने देखा तो मेरी जेठानी कुसुम मेरी सास के सिर में तेल लगा रही थी। मैंने चाय अपनी सास के आगे रख दी और वहीं बैठ गई।
तभी मेरी जेठानी बोली, सासू माँ के बाल पहले कितने घने हुआ करते थे, लेकिन अब देखो, न जाने कौन सी बला थी वह जिसने मेरी सासू माँ के घने बालों को काट दिया। मैंने कहा, वह कोई बला नहीं थी, बल्कि मुझे तो वह किसी इंसान का ही काम लगता है। यह सुनकर मेरी सास गुस्सा हो गई और बोली, तुम दोनों पति पत्नी को ना जाने क्या हो गया है, कुछ मानते ही नहीं हो। अरे वो कोई इंसान होता तो क्या तुम्हें पता नहीं चलता? तुम तो वही मेरे पास ही सोई थी ना। और याद करो, जब नेहा की चुटिया कटी तब वो मेरे बगल में सोई थी और उसके सुंदर बाल कट गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी ने भी तो कहा था कि घर पर किसी बुरी आत्मा का साया था जिसे उन्होंने भगा दिया। अपनी सास के गुस्से को शांत करने के लिए मैंने कहा, हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, वो कोई बुरी आत्मा ही रही होगी। इतना कहकर मैं अपने सास के पास से उठकर किचन में चली गई, जहाँ नेहा पहले से मौजूद थी और सुबह का नाश्ता बनाने में लगी थी। थोड़ी देर में मेरी ननद प्रीति भी किचन में हाथ बटाने आ गई। प्रीति अभी 12वीं में थी और इसी महीने उसके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले थे। फिर भी वो हर काम में मेरा हाथ बटाती थी और अपनी हर समस्या पर मुझसे बात करती। उसे मेरी सलाह ज़्यादा अच्छी लगती थी। प्रीति का इस तरह से मुझसे घुल मिल कर रहना मेरी जेठानी कुसुम को जरा भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि प्रीति मुझसे दूर रहे और कुसुम के इशारों पर चले, लेकिन प्रीति ऐसा नहीं करती थी। इसी बात से कुसुम प्रीति से चिढ़ती थी और प्रीति की मामूली गलतियों पर भी उसे डांट दिया करती या माँ जी से शिकायत लगा देती। घर में हुई दोनों वारदातों को लेकर प्रीति कन्फ्यूजन में थी। वो अपनी माँ और अपनी बड़ी भाभी की बातें सुनती तो उसे लगता कि सच में घर में किसी बुरी आत्मा का वास हो गया था, लेकिन जब वह मेरे पास आती तो मेरी बातें सुनकर उसे लगता कि इसमें किसी इंसान का ही हाथ हो सकता है। अगली सुबह हम तीनों किचन में ही थे कि मेरी जेठानी सज धज कर तैयार नजर आईं। थोड़ी देर में वो किचन में दाखिल हुई तो मैंने मजाक के अंदाज में पूछा, क्या बात है भाभी, लगता है आज बड़े भैया घर आने वाले हैं। लेकिन मेरी बात पर मुस्कुराने की बजाय वो गुस्से में बोली, वंदना और नेहा, किचन में तुम दोनों से काम नहीं हो पाता तो मुझे कह दिया करो, मैं किचन का सारा काम अकेले ही कर दिया करूँगी। किचन में अपने साथ लगाकर इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। प्रीति के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इन्हें तो इस वक्त पढ़ाई करनी चाहिए। नेहा और मुझे फटकार लगाने के बाद मेरी जेठानी ने प्रीति को भी डांट लगा दी। वो बोली, प्रीति, तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जेठानी की फटकार सुनकर प्रीति कुछ न बोली और सीधे अपने कमरे में चली गई। प्रीति के जाते ही मेरी जेठानी हमारे साथ किचन में काम पर लग गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी, आखिर आज मेरी जेठानी कुसुम को क्या हो गया जो किचन में वो बिना मेरे कहे बिना कहे काम में लग गई। जब मैं अपनी सास को नाश्ता देने गई तब मुझे मालूम चला कि आज दोपहर तक मेरे जेठ विजेंद्र जी घर आने वाले हैं। मैं किचन में आई और मुस्कुराते हुए अपनी जेठानी से बोली, भाभी गुस्सा छोड़ो, मुझे पता चल गया है कि आज दोपहर तक भैया घर आने वाले हैं, उनके खाने के लिए क्या बनाया जाए। कुसुम ने कहा, मैं पनीर ले आई हूँ, यही शाम को भी बना देंगे। मैंने कहा, शाम को आप मार्केट से चिकन ले आना, मैं शाम को वही बना दूँगी। तभी नेहा ने भी शर्माते हुए कहा, आज शनिवार है और प्रकाश भी घर आने वाले हैं। मैंने खुशी का इजहार करते हुए नेहा से कहा, फिर तो चिकन ही बनेगा आज, मेरे हाथ का बना चिकन तो तीनों भाइयों को पसंद है। दोपहर तक मेरे जेठ विजेंद्र जी घर आ गए और सबसे मिलने के बाद वो मेरी जेठानी के रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी अपने 3 साल के बेटे सुमित को प्रीति के कमरे में छोड़ आई और अपने पति के साथ कमरे में बिजी हो गई। बड़े भैया घर पर ही थे और इसी दौरान नेहा के पति प्रकाश भी घर आ गए। बहुत कम ऐसा होता था जब दोनों भाई एक साथ घर पर रहते हों। रात को दोनों भाइयों ने मेरे हाथ का बना चिकन बड़े चाव से खाया और खाना खा लेने के बाद बड़े भैया अपनी माँ के कमरे में जाकर बैठ गए। प्रीति और मैं माँ को खाना खिलाने में लगी थी। थोड़ी देर में मेरी जेठानी अपने बेटे सुमित को गोद में लिए वहीं आकर बैठ गई। तभी विजेंद्र जी ने मेरी ओर देखा और कहा,
देखो वंदना, मेरे छोटे भाई राहुल को धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो धर्म की बहुत सी चीज़ों को अंधविश्वास कहकर नकार देता है। जब वो कुंवारा था तब उसकी इस बात को मैं हंसकर टाल देता था। मुझे लगता था कि शादी हो जाएगी तो घर आने वाली संस्कारी बहू उसे सुधार देगी, और फिर मुझे तुम्हारे घर में वो संस्कार नज़र आया तो मैंने राहुल की शादी तुमसे कर दी। लेकिन राहुल को समझाने की बजाय तुम तो खुद उसकी तरह बातें कर रही हो। जेठ जी की यह बातें सुनकर मैं समझ गई कि मेरी जेठानी ने मेरे खिलाफ उनके कान भरे हैं। मैं कुछ कह दी, तभी प्रीति बोल पड़ी, भैया मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। वंदना भाभी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे संस्कारों को ठेस पहुँची हो। प्रीति की यह बात सुनकर मेरी जेठानी को जैसे मिर्ची लग गई। उसने झट से कहा, प्रीति तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति उठकर चली गई और मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही राहुल को फ़ोन लगाकर सारी बातें बता दी। राहुल ने कहा, वंदना तुम भैया की बातों को दिल पर मत लिया करो, वैसे भी वो घर में रहते नहीं हैं, महीने में कभी कभार घर आते हैं तो थोड़ा सुन लिया करो। कुछ दिनों में तो मुझे सरकारी क्वार्टर अलॉट हो ही जाएगा और फिर हम दोनों साथ रहेंगे, तब तुम्हें यह सब नहीं झेलना पड़ेगा। जब भी मैं टेंशन में होती राहुल की बातों से ऊर्जा मिल जाती थी, इसलिए उससे बात किए बिना मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। रात को खाने के बाद प्रकाश और नेहा मेरे रूम में आ गए और मैं जाकर प्रीति के रूम में सो गई। मैं सुबह उठी तो घर में फिर से वही शोर सुनाई दिया। मैं कमरे से बाहर निकली तो पता चला कि रात को प्रीति अपनी माँ के पास सो गई थी और सुबह उठी तो चारपाई के नीचे उसकी कटी हुई चुटिया पड़ी थी। घर में फिर से लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। इस बार घर में मेरे जेठ और देवर दोनों मौजूद थे। विजेंद्र जी ने तुरंत प्रकाश को गुरुजी को बुला लाने बगल वाले गांव में भेज दिया और 1 घंटे बाद ही गुरुजी घर आ गए। गुरुजी ने आते ही पूछा, क्या इस बीच घर में किसी ने मांस मछली खाया था? गुरुजी के मुंह से इतना सुनते ही मेरे जेठ विजेंद्र जी ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोले, कल रात ही इस घर में चिकन बना था। विजेंद्र जी की इस बात पर गुरुजी बेहद नाराज होते हुए बोले, तुम लोगों ने खुद ही मुसीबत मोल ले ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी की इस बात को सुनकर मेरे जेठ ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और मेरी सास भी जोर जोर से रोने लगी। तब गुरुजी थोड़ा शांत हुए और बोले, देखो बुरी आत्माओं से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं एक बार और प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इस बार तुम लोगों ने फिर से ऐसी गलती की तो यह बुरी आत्मा मेरे काबू से बाहर हो जाएगी और फिर यह बात सिर्फ चुटिया कटने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी ने पूरे घर में शाम तक विधि विधान किया और जाते समय भैया से मोटी दक्षिणा लेकर चले गए। गुरुजी के जाते ही मेरी सास और मेरे जेठ ने मुझे जी भर के कोसा, क्योंकि उन्हें मेरी जेठानी ने बताया कि घर में चिकन बनाने का आइडिया मेरा था। मेरे जेठ ने कहा, वंदना अब क्या अभी तुम्हें यह सब किसी इंसान का ही काम लगता है? तुम्हारी वजह से मैं घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं चाहता, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। जेठ जी की इस बात से मेरी सास भी सहमत थी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं, लेकिन मेरी ननद प्रीति और मेरी देवरानी नेहा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपनी माँ अपने भैया को गुस्सा देखकर प्रीति उनसे कुछ नहीं बोली और मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में चली आई और बोली, भाभी मैं जानती हूँ मेरी चुटिया किसने काटी। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि बड़ी भाभी कुसुम ही है। नेहा भाभी और मेरी माँ की चुटिया भी इसी चुड़ैल ने काटी थी। मैंने हैरानी भरी आवाज़ में प्रीति से पूछा, तुम इतने विश्वास से यह कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? प्रीति ने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि घर में चुटिया काटने वाली चुड़ैल कोई और नहीं है। मैंने पूछा, तुम कल रात अपने कमरे में क्यों नहीं सोई? प्रीति ने जवाब दिया, मुझे बड़ी भाभी ने कहा था कि जब तक बाउंड्री ऊंची नहीं हो जाती तब तक मैं माँ के पास ही सोऊं।
मैंने कहा, अब तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, कल सुबह ही निकल जाऊँगी। प्रीति ने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैंने कहा, घर में सभी यही चाहते हैं, तो अब मैं यहाँ रुककर भी क्या करूँगी। प्रीति ने कहा, अगर मैं भैया से कहूँ कि वंदना भाभी के चले जाने से मुझ पर काम का बोझ आ जाएगा, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तब फिर वंदना भाभी को मायके मत भेजो, तो वो मान जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी बड़ी भाभी तो ऐसा होने नहीं देंगी। मैंने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी दरवाजे से मेरी जेठानी कुसुम की आवाज़ आई, प्रीति, तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तुम इस वक्त वंदना के रूम में क्या कर रही हो। अपनी बड़ी भाभी की आवाज़ सुनकर प्रीति बाहर की ओर निकल गई और प्रीति के जाते ही मैंने राहुल को फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी। राहुल ने कहा, वंदना, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं अभी भैया से बात करता हूँ। मैंने कहा, राहुल, तुम भैया से कुछ मत कहो और मुझे मायके जाने दो, और जब तुम्हारी लखनऊ में ट्रांसफ़र हो जाए तो मुझे वहीं बुला लेना। मैं अब लौटकर कभी किशनपुर नहीं आऊँगी। राहुल ने कहा, वंदना, कुछ दिनों में चुटिया कटने की अफवाहें खत्म हो जाएंगी और लोग भूल जाएंगे। उसके बाद तुम कभी भी घर की चुड़ैल को नहीं पकड़ पाओगी। इसलिए जब तक मामला जोरों पर है, तुम्हें किशनपुर में ही रहना होगा। मैंने कहा, लेकिन भैया और सासू माँ की बात को कैसे टाल सकती हूँ? दोनों चाहते हैं कि मैं अपने मायके चली जाऊँ। राहुल ने कहा, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अगली सुबह मैं बिस्तर से उठी और मायके जाने की तैयारियों में लग गई। थोड़ी देर बाद ही प्रीति ने मेरे कमरे के बाहर से मुझे आवाज़ लगाई, भाभी, माँ के कमरे में आ जाओ। प्रीति की यह बात सुनकर मैं घबरा गई और तुरंत माँ जी के कमरे में पहुंची तो देखा कि जेठ और जेठानी दोनों वहीं बैठे माँ के साथ सुबह की चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे जेठ ने कहा, वंदना, प्रीति के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तब तक तुम यहीं रुको। माँ जी ने भी मुझे रुकने की बात की तो जेठानी के पास मुझे मायके भेजने का कोई बहाना नहीं बचा और उसने भी मुझसे कह दिया, वंदना, तुम मायके जाकर क्या करोगी? कल से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है, घर में काम बढ़ जाएगा, मैं अकेले घर में क्या क्या करूँगी, इसलिए तुम अब कहीं नहीं जाओगी। मैंने प्रीति की ओर देखा तो उसका चेहरा खिल चुका था। मैंने भी मायके जाने का इरादा छोड़ दिया और अपने काम में लग गई। एक सप्ताह में घर की बाउंड्री ऊंची करने का काम पूरा हो गया और विजेंद्र जी अपने काम पर चले गए। बाउंड्री ऊंची हो जाने के बाद घर पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो चुका था। अब कोई बाउंड्री को पार कर घर में नहीं घुस सकता था। एक दिन प्रीति का ऑमलेट खाने का मन हुआ तो मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो नहीं मानी तो मैंने उससे कहा कि जाकर दुकान से अंडे ले आओ, मैं ऑमलेट बनाकर तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी, लेकिन ध्यान रहे कि इस बात की तुम्हारी माँ और भाभी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना घर की चुड़ैल फिर से जिंदा हो जाएगी। सुबह के नाश्ते के बाद जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में जा चुकी हैं तो मैंने 4 अंडों का ऑमलेट बनाया और उसे प्रीति के रूम में दे आई। शाम के वक्त मेरी सास के चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गई तो मैं दौड़ी हुई उनके कमरे तक पहुंची। मेरी सास अपने पलंग पर बैठी रो रही थी और मेरी जेठानी उनके पास बैठी उनकी पीठ सहला रही थी। बगल में खड़ी प्रीति के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ माँ जी? माँ जी कुछ कहती उससे पहले ही मेरी जेठानी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वंदना, तुम चाहती हो कि मेरी सास की अकाल मृत्यु हो जाए? मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं दीदी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? मेरी जेठानी ने कहा, तुमने आज घर में आमलेट क्यों बनाया? तुम्हें पता है ना कि गुरुजी ने क्या कहा था, लेकिन गुरुजी की बातों से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अब इस घर में जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अपने बेटे सुमित को लेकर आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। जेठानी के मुंह से यह बात सुनकर मैं प्रीति की ओर देखने लगी। वो सर नीचे किए खड़ी थी। तभी मेरी सास ने रोते हुए कहा, वंदना, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं कुछ कहती तभी प्रीति बोल पड़ी, माँ, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो ऑमलेट वंदना भाभी ने नहीं बनाया, बल्कि उन्हें तो इस बात की जानकारी भी नहीं है। मेरा आमलेट खाने का मन हुआ तो मैं जाकर दुकान से अंडे लेकर आई, मैंने खुद ही आमलेट बनाया और अपने कमरे में ले जाकर खाने लगी। तभी सुमित आ गया और मैंने थोड़ा सा उसे भी खिला दिया। प्रीति की बात खत्म हुई तो माँ जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा,
तू विजेंद्र को फ़ोन कर और उससे कह दे कि वो गुरुजी को किसी तरह मना कर फिर से घर में ले आएं, ताकि आने वाली मुसीबत टल सके। दिन भर मैं अपनी सास के तानों को सुनती रही। इस बार मेरे साथ मेरी ननद प्रीति भी निशाने पर थी। दिन भर रोने की वजह से रात को फिर से माँ जी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन प्रीति ने अपनी माँ के पास सोने से मना कर दिया। मेरी जेठानी ने भी सुमित की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सास के पास सोने से मना कर दिया। मैं समझ गई कि आज मुझे ही सास के कमरे में सोना पड़ेगा। रात को राहुल से बात करने के बाद मैं अपना बिस्तर लेकर अपनी सास के कमरे की ओर जाने लगी। तभी प्रीति अपने कमरे से निकली और मेरे करीब आकर धीरे से बोली, भाभी, आज की रात चौकन्नी रहना, चुड़ैल को मौका मिल गया है। मुझे लगता है कि आज रात तुम्हारी चुटिया कटेगी। प्रीति नहीं जानती थी कि आज की रात मैं पूरी तैयारी करके सास के कमरे में जा रही थी। यह मेरे लिए चुड़ैल को पकड़ने का मौका था। मैंने अपनी सास को रात की दवा खिलाई और उनके बगल वाले पलंग पर अपना बिस्तर लगाकर लेट गई। मैं जानती थी कि यह सब मेरी बड़ी जेठानी कुसुम का ही काम है। मुझे पता था कि मेरी गहरी नींद में होने के बाद कुसुम आएंगी और कैंची से मेरी चुटिया काटकर निकल जाएगी। मैं इसके लिए पूरी तैयारी करके आई थी। देर रात जब अपनी सास को गहरी नींद में देखा तो मैंने अपने बालों को कस के बांध लिया और गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगी। तभी मुझे पैरों की आहट सुनाई दी और फिर मेरे सिर की ओर कुछ हलचल महसूस हुई, तो मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और लाइट जला दी। बल्ब की तेज रोशनी जब चुड़ैल के चेहरे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। यह मेरी देवरानी नेहा थी। मैंने झट से उसके हाथों से कैंची छीन ली और उसे अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। तभी मेरी सास जाग गई और नेहा को वहाँ देखकर बोली, नेहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नेहा कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। उसकी इस हालत को देखकर मैंने अपनी सास से कहा, नेहा के सिर में दर्द था तो मुझसे दवाई मांगने आई है। नेहा चली गई और मैं अपनी जगह बैठी नेहा के बारे में ही सोचती रही। मैंने अनजाने में अपनी जेठानी कुसुम को ही चुड़ैल समझ लिया था, लेकिन चुड़ैल तो नेहा थी। अगली सुबह मैं किचन में गई तो नेहा वहाँ पहले से मौजूद थी। मेरे जाते ही नेहा ने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैंने पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? नेहा ने कहा, मेरी पिछले साल ही शादी हुई थी और जब मैं यहाँ आई तो मेरी सास और मेरी जेठानी कुसुम ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो मुझे दहेज को लेकर ताने मारते रहते थे और दिन भर काम करने के बाद भी वे लोग मुझे कामचोर कहते थे। कई बार मेरे हाथ का खाना मेरे मुंह पर फेंका गया, लेकिन मैं सब कुछ सहती रही, क्योंकि मेरे पति प्रकाश को अपनी माँ और भाभी की गलती नज़र ही नहीं आती। तब तुम अपने पति के साथ गोरखपुर में रहती थीं और जब पिछले महीने तुम यहाँ आई तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली। और इसी दौरान किशनपुर में चोटी कटवा वाला शोर भी फैला हुआ था। मैंने इसी का फ़ायदा उठाया और सबसे पहले मैंने अपने बाल काटे ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। मैंने पूछा, तुम्हारे साथ कुसुम और सास ने बुरा बर्ताव किया था तो तुमने प्रीति और मेरे बाल क्यों काटे? नेहा ने कहा, जब मैंने अपने और अपने सासू माँ के बाल काट दिए थे तब घर में सबसे ज़्यादा बेचैन कुसुम और सासू माँ ही थीं। उनकी हालत देखकर मेरे दिल को ठंडक महसूस हुई, इसलिए एक दिन मैंने प्रीति के भी बाल काट दिए और कुसुम और सासू माँ की हालत ख़राब हो गई। यह देखकर मुझे फिर से बहुत सुकून मिला और जब मैंने देखा कि मामला ठंडा हो रहा है तो कल रात मैं तुम्हारे कमरे में गई, लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो दीदी। यह बात घर में किसी को मत बताना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नेहा की बातें सुनकर मैं बेहद हैरान थी। मैंने कहा, तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है। इस घर में तुम्हारे साथ गलत हो रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि तुम ऐसा गंदा मजाक उन लोगों के साथ करोगी। नेहा ने रोते हुए मेरे पैरों को पकड़ लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैंने उसे उठाया और गले से लगा लिया। नेहा ने कहा, तुम लखनऊ मत जाओ दीदी।
तुम चली जाओगी तो मैं फिर यहाँ अकेली हो जाऊँगी और ये दोनों फिर से मुझे परेशान करेंगी। मैं नेहा को किचन में ही छोड़कर अपने कमरे में आ गई और राहुल को कॉल लगा दिया। राहुल ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ कितनी परेशानियों में हो। मैं कल ही आ रहा हूँ, अब तुम उस घर में नहीं रहोगी। मैंने कहा, लखनऊ में किराए पर रहने से अच्छा है कि मैं किशनपुर में अपनी ससुराल में रहूँ। यहाँ मेरा मन लग रहा है। अब मैं फ़िलहाल लखनऊ नहीं जाऊँगी। मेरी यह बात सुनकर राहुल बेहद खुश हो गया।